नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं वर्चुपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। साथ ही साथ हम इसमें आई हुई वोकेब्स पर चर्चा करेंगे, कुछ इडियम एंड फ्रेजेस भी देखेंगे, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स भी देखेंगे। और दिस थिंग्स एक्चुअली वोकेब्स, इडियम एंड फ्रेजेस, some grammatical rules, these things will definitely help you if you are preparing any kind of competition exam like your SSC, BS, banking, UPSC, या किसी भी प्रकार के कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर यू हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। फ्रेंड, अगर आप पहली बार इस वीडियो पर है तो इसे सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। और आज के सेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे जितने भी टैक्सेस है उसके विषय में थोड़ी बहुत चर्चा इस आर्टिकल में की गई है एडिटर के द्वारा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत अ, विचार के साथ। तो आज का विचार है कि डू नॉट वेट फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू। भाई, कल का इंतजार मत करो, क्योंकि ये जो कल है ना, ये आपका इंतजार नहीं करता। देयरफॉर, इसीलिए तो कहते हैं कि टुमारो ऑलवेज कम्स टुमारो, कि कल हमेशा कल ही आता है, वो कभी आज बनकर नहीं आता। सो डू नॉट वेट फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू, देयरफॉर टुमारो ऑलवेज कम्स टुमारो। तो इस खूबसूरत विचार के साथ, इस खूबसूरत थॉट के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हम वोकेब सेशन। तो आज का वोकेब सेशन में जो हमारा पहला शब्द है वो है टॉर्चुअस। इसका मतलब होता है कपटपूर्ण या घुमावदार। जैसे कभी कभी क्या करते हैं, हम कुछ चीजें ऐसी करते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आता, हम उस बात को गोल गोल घुमाते जाते हैं। तो ये गोल गोल घुमावदार, जिसमें कपट, छल कपट निहित हो, उसको बोलते हैं हम टॉर्चुअस। नेक्स्ट इज ब्रिंक ऑफ कोलेप्स। ब्रिंक ऑफ कोलेप्स का मतलब होता है एकदम खत्म होने की स्थिति पर आ जाना, एकदम इस कगार पर आ जाना कि जो चीजें हैं वह बस खत्म होने वाली है। नेक्स्ट है स्क्रैप। तो दोस्तों, स्क्रैप का मतलब होता है हटा देना। नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पूर्व प्रभावी, यानी कि जो चीज आज उत्पन्न हुई है, इसका प्रभाव तो नियम के अनुसार आगे होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इसका प्रभाव ये पीछे भी दे देता है। तो आगे पीछे दोनों तरफ जिस चीज का प्रभाव हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट इज गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है पहला कदम या चाल, है ना। उसके बाद में प्रोविजन, ये किसी प्रकार का नियम, कानून, प्रावधान, इससे संबंधित प्रोविजन। नेक्स्ट इज बंगलिंग। बंगलिंग मीन्स व्हाट? घपला करना, गोलमाल करना। एक्चुअल में ये बंगल है ना, ये बंगल तक क्या है, ये वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा दिया है। तो बंगलिंग मतलब घपला या किसी प्रकार का गोलमाल। नेक्स्ट इज स्टेट्यूट, मतलब कानून। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कानून। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए फॉर्मल ब्यूरियल ऑफ मैटर, यानी कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा मामला है जिसको अंत में, अंत आ गया उसका, उसको खत्म करे। इसको खत्म करो यार, कहाँ बात बढ़ा रहे, वाली बात करते ना अपन कि फॉर्मल ब्यूरियल ऑफ अ मैटर, दिस इज अ फॉर्मल ब्यूरियल ऑफ मैटर। अभी खत्म करने लायक मैटर, इसके ऊपर बात नहीं की जाए, या इसको अंजाम तक पहुंचा दो, यानी अंजाम पर पहुंचने की स्थिति को हम बोलते हैं फॉर्मल ब्यूरियल ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज, अगला है हमारा आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेशन क्या है भाई? ये है, इसको बोलते हैं मध्यस्थता। क्या बोलते हैं? मध्यस्थता। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग हैं, इनके बीच में कोई बात हो नहीं पा रही या कुछ हो भी रहा है, तो एक तीसरा व्यक्ति बीच में आता है ना। ये क्या करता है? इसकी भी बात और इसकी बात को, दोनों को पेश करता है। कहने का मतलब ऐसी चीज को मध्यस्थता कहते हैं, तो आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट इज अबाइड बाय। ये एक प्रकार की फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पालन करना, किसी चीज का पालन करना, दैट इज कॉल्ड अबाइड बाय। अबाइड बाय, ओके। नेक्स्ट इज असर्टिंग। असर्टिंग, ये देखिए, असर्टिव मतलब एकदम सिंपल साधारण सा वाक्य है ना, मतलब जो
स्पष्ट कर दे किसी बात को कि भाई ऐसा है। मैंने कहा कि मान लीजिए हम कहते हैं यार कि मैं खुश हूं, तो मतलब साफ है कि मैं खुश हूं, इस बात का मैं दावा करता हूं, इस बात पे मैं जोर देता हूं। यानी किसी चीज को, किसी बात को दावा करना या किसी चीज पर जोर देना, दैट इज कॉल्ड असर्टिंग। नेक्स्ट इज सॉवरेन। इसका मतलब क्या होता है भाई सॉवरेन? ये सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शासक, राजा। क्या होता है? राजा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रिलेंटलेस। देखिए क्या है रिलेंटलेस, इसका मतलब क्या होगा भाई? रिलेंटलेस का मतलब कोई चीज है लगातार है, निर्ममता के साथ होगी, मतलब बस हो रही है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। रिलेंटलेस, बिना किसी रुकावट के बस होते जा रहा है, कोई उसमें दया का भाव नहीं, बस होना ही होना है। नेक्स्ट इज असेस्ट। असेट्स, सॉरी, असेट्स। इसका मतलब होता है संपत्ति। ये गलत लिख दिया है मैंने, न नहीं, यहां पर प होगा, ये है संपत्ति। ओके। नेक्स्ट इज फोरफिएट। इसका मतलब होता है अधिकार खो देना, किसी वस्तु का जब्त हो जाना, है ना, उसको फोरफिएट बोलते हैं। नेक्स्ट इज एडहॉक। एडहॉक क्या है भाई? ये एडहॉक का मतलब है कोई चीज खास होना, यानी कि वो औपचारिकता नहीं है कि भैया बस ऐसी बहुत खास है, वो अनौपचारिक है। कैसी? खास चीज। एक है फ्लक्चुएटिंग। इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। क्या होता है इसका मतलब? उतार चढ़ाव, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, है ना। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब होता है विश्वसनीयता, किसी पर कोई विश्वास है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिबिलिटी। तो दोस्तों ये हुए हमारे आज के वोकेब्स। अब हम देखते हैं आगे कि हमारा जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। आर्टिकल की हेडिंग देखते हैं। देखिए आर्टिकल की हेडिंग कहती है कि रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड। रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड। देखिए फास्ट फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाई जाए, इसको पीछे क्यों, मतलब कोई चीज जिसे पीछे ले गया और उसे आगे बढ़ा, यानी पीछे इसलिए लेकर गए ताकि हम आगे जल्दी से बढ़ सके। किसी चीज को पीछे इसलिए ले गए ताकि हम आगे बढ़ सके, फास्ट फॉरवर्ड, जल्दी आगे बढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं क्या कहती है भाई सब हेडिंग हमारी की डिलेड रिसेट ऑन रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स। रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स मतलब ये पिछला, पूर्व, मतलब आज से पहले का जो टेक्स है। इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। ये यहां पर उतने आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स क्या है। इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, ये तो पहला ही स्टेप है टू रीगेनिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कि इन्वेस्टरों का जो है कॉन्फिडेंस जो है इसको रीगेन करने का ये एक मात्र कदम। देखो रेट्रोस्पेक्ट टैक्स क्या है, देखो रेट्रोस्पेक्ट देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2021। इस 2021 में क्या हुआ कि एक नियम पास होता है ना, एक नियम, एक कानून बनकर आया, एक लॉ बनकर आया, है ना, टैक्स को लेकर। किसको लेकर? टैक्स को लेकर, कि ये जो टैक्स है इस दर से, इस प्रकार से, इस चीज पर लगेगा। अब ये 2000 से जो नियम आया, तो ये टैक्स किस पे लग रहा है? ये आगे आने वाले समय पर, क्योंकि नियम आ जाए ना भाई, नियम आ जाए तो नियम कब से लागू होता है? वर्तमान से फ्यूचर की तरफ जाएगा, वो प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ। लेकिन इसका मतलब यह है कि जो हम रेट्रोस्पेक्ट कह रहे हैं, मतलब वापस जा रहे हैं, इधर पीछे भी देख रहा है ये, मतलब इधर कुछ पीछे का भी समय ले लिया कि भैया इधर भी ये टैक्स लगेगा। तो व्यक्ति ने व्यापार किया, अपने हिसाब से कमाया, ये सब कुछ किया, उसके पास एक लमसम अमाउंट, उसने टैक्स, जो इस समय जो भी प्रोविजन था उसके अनुसार उसने टैक्स दिया। लेकिन क्या हुआ, इस टैक्स को देने के बाद में ये 2021 का टैक्स अब इधर भी आ गया वापस, ये नियम। तो इस बेचारे का जो लमसम अमाउंट है, ये तो कम हो जाएगा ना, ये तो कट जाएगा, ये कट के कहाँ चला जाएगा? ये गवर्नमेंट के पास टैक्स में चला जाएगा। तो ये ऐसा कोई नियम अगर लग जाता है, ऐसा कोई टैक्स है, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। मतलब ये पीछे की तरफ भी देखता है ना, पीछे का टैक्स। तो भाई पिछला टैक्स भी देना पड़ेगा, जबकि वो नियम तो पहले था भी नहीं। चलिए अब चलो हम शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। देखिए आर्टिकल क्या कहता है भाई, ये आर्टिकल बना हुआ है, जैसे आपको पता होगा कि वोडाफोन जब से जियो आया है तब से तो सारी मोबाइल की कंपनियां ही बंद हो गई। तो कि क्या कारण था? क्योंकि यार इनको ना सबसे मेन बात है, टैक्स देना था बहुत बड़े मात्रा में, और अचानक इनके ऊपर ये टैक्स आया। कैसे आया देखते हैं। कह रहे हैं कि ए टॉर्टुअस टैक्सेशन। टेल, टेल मतलब कहानी, स्टोरी। तो कह रहा है कि ये जो टैक्स है,
ये जो टैक्स है कैसा है, ये जो दोगला व्यवहार के द्वारा घुमावदार, ये वापस घूम के आना, खतरनाक एकदम कपटपूर्ण नीति के द्वारा जो टैक्सेशन है, जो टैक्स की विधि लगाई जा रही है, इसकी जो कहानी है, दैट बिगन, ये जो शुरू हुई विद द ग्लोबल टेलीकॉम मेजर वोडाफोन्स, यानी वोडाफोन जो कंपनी थी, टेलीकॉम कंपनी, उसके साथ $11 बिलियन के साथ जब वो एंट्री किया था मार्केट में, एंट्री इनटू इंडिया, कहाँ, भारत में, उसने अपना प्रोजेक्ट डाला भाई, अपनी कंपनी चालू की, इज नियरिंग इट्स क्लाइमेक्स, और वो अपनी क्लाइमेक्स पर आया, मतलब अपनी अंतिम स्थिति पर आ गया। कैसे, मतलब अब उसका फाइनल होने वाला था कि भाई हमारा कैसा है, यानी कि 14 ईयर्स ऑन, यानी 14 साल की उसकी जर्नी थी, विथ द कंपनी हैविंग फ्रोजन फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ न्यू for a few years and its Indian operations now on the brink of collapse। कह रहा है कि, क्या कह रहे हैं कि भाई वो अब 14 साल जिसने व्यापार किया वो तो अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है ना, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, क्लाइमेक्स आ गया भाई। क्या क्लाइमेक्स आया कि कंपनी हैविंग फ्रोजन फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि उसने जो अपने पास पैसा रखा कि भाई अब उसके पास था कि कुछ और पैसा था, वो कुछ और इन्वेस्ट करे, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि कुछ ही सालों में, एंड इट्स इंडियन ऑपरेशन, इंडिया ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया, नाउ ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलेप्स, कि अब वो क्या हुआ, खत्म होने की स्थिति पर आ गया, खत्म होने की कगार पर आ गया। ऑन थर्सडे, ये गुरुवार की बात है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला निर्मला सीता सीता सीतारमन, भाई सीतारमन ने क्या कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे, कि मेन इंट्रोड्यूस्ड टैक्स लॉ, उन्होंने क्या किया, एक इंट्रोड्यूस मतलब मार्केट में कोई चीज को लेकर आना, यानी कि लॉन्च करना है ना, इंट्रोड्यूस किया, परिचय करवाया किससे, टैक्स लॉ से, टैक्स लगाने के नियम से, और वो भी बदलाव के साथ, चेंजेस टू स्क्रैप द रिट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन, यानी स्क्रैप यानी उसको हटाने के लिए, कौन सा, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन, वो नियम जो कि पीछे जा रहा था टैक्स लगाने का, है ना, जो पीछे की तरफ जा रहा था, और वो लाया किसके द्वारा गया था, बता रहे कि ब्रॉट इन बाय द लेट, और जिसे लाया गया था, लागू करवाया गया था किसके द्वारा, हमारे पूर्व, बाय द लेट प्रणब मुखर्जी के द्वारा, इन द यूनियन बजट, यूनियन बजट यानी कि जो बजट पास हुआ था ना, कब पास हुआ था, 2012 और 2013 में, तो 2012-2013 कब लागू होगा भाई, इसका 14 में होगा लागू, है ना, तो उस समय जो बजट हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि रिट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा, तो उसी को वापस फिर लेकर आए, कौन लेकर आए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, कौन, निर्मला सीतारमन। तो ये कह रहा है कि आईटी मतलब वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि ये डिमांड करते हैं भाई, क्या डिमांड करते हैं, हैव बीन मेड इन 17 केसेस, 17 केसेस है भाई, कि इंक्लूडिंग फ्रॉम वोडाफोन, यानी जिसमें कि वोडाफोन एंड कैन ये भी शामिल है, यूजिंग दोज रिट्रोएक्टिव क्लॉजेस इन द आईटी लॉ, कि ये जो आईटी में जो कानून बना ना, रिट्रो एक्टिव क्लॉजेस जो बना इसमें, इसके लिए वो भी शामिल है, दैट दिस गवर्नमेंट टुक सो लॉन्ग टू अनड्यू, अनड्यू मतलब किसी चीज को या तो निरस्त कर देना या तो उसको बचा लेना, है ना, नुकसान होने से बचा लेना, कि इसे बचाने में भैया गवर्नमेंट को बहुत टाइम लगा, टुक सो लॉन्ग, सो लॉन्ग, ये लॉन्ग जो है इसको क्या है, लॉन्ग जो है समय के लिए यूज किया जाता है, लंबाई के लिए भी यूज किया जाता है, वाक्य में वो अपना अर्थ प्रकट करता है कि भाई टुक सो लॉन्ग मतलब बहुत समय लग गया, टुक सो लॉन्ग मतलब बहुत समय लग गया इसको सही करने में, कि मिस्टर मुखर्जी गैम्बिट, और ये मुखर्जी की जो चाल, प्रणब मुखर्जी की जो चाल थी, गैम्बिट था उनका जो, है ना, उन्होंने चाल, समझ में आ रहा है ना, अब चाल गैम्बिट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, अक्सर आती ही रहता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि आफ्टर लूजिंग अ टैक्स परस्यूट अगेंस्ट वोडाफोन इज डिसअपॉइंटेड, जिसकी वजह से, मतलब वो जो मुखर्जी जी की जो, प्रणब मुखर्जी की जो चाल बोल रहे हैं, वो जो उन्होंने टैक्स में लगाया था, कौन सी चाल लगाया था भाई उन्होंने, वो जो पीछे वाली बात कर रहे थे, है ना, तो पीछे वाली जो बात कर रहे हैं उसके लिए कह रहा है कि हम जो पिछला टैक्स क्यों दे भाई, इसके लिए वोडाफोन कंपनी जो है वो डिसअपॉइंटिंग है, कैसी है वो, डिसअपॉइंटिंग, निराश है भाई, इवन बिफोर 2014, यानी कि 2014 के पहले की अगर बात करें, तो यहां तक कि भैया ये जो बीजेपी सरकार है ना, द बीजेपी हैड कॉल्ड, इन्होंने कहा था कि द रिट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन, ये जो नियम है, रिट्रोस्पेक्टिव नियम कानून टैक्स के ऊपर, टेररिज्म, ये क्या है, टैक्स टेररिज्म है ये, यानी कि कहने का मतलब ये है इनका कि भैया ये जो है टैक्स के ऊपर क्या है, ये एक प्रकार से ये आतंक है, टैक्स का आतंक है। यट फिर भी इट डिड नॉट वॉक द टॉक डिस्पाइट अ रिसाउंडिंग पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, अब देखो पार्लियामेंट्री में मेजोरिटी भी है बीजेपी के पास, यट यानी इसके बाद भी इट डिड नॉट नहीं हुआ क्या, वॉक द टॉक,
वॉक द टॉक क्या है भाई? वॉक द टॉक एक प्रकार से ये एक फ्रेज है। इसका मतलब है कि जो बोलता हूं वो करता हूं, है ना, कि जो बोला जाए वही किया जाए। तूने जो बोला था वो करते, है ना, लेकिन उन्होंने क्या यहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है ना, देखिए ये क्या लगा है, डिड नॉट। कहने का मतलब यह है कि नहीं किया, यानी उन्होंने जो बोला वो उन्होंने नहीं किया, डिस्पाइट, इसके बावजूद, ए रिसाउंडिंग पार्लियामेंट मेजोरिटी, यहां तक कि इसके बावजूद कि उनके पास मेजोरिटी है भाई, पूरा पूरे इंडिया में तो बीजेपी आज बैठी हुई है, वो चाहती थी इस बिल को पास कर सकती थी, उसको हटा सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वाइल प्रॉमिसिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी कि उन्होंने वचन भी दिया था ना भाई, प्रॉमिस किया था पूरे विश्व ग्लोबल इन्वेस्टर, जो पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स लोग हैं उनको, कि दैट इट डज नॉट अप्रूव ऑफ सच मेजर्स, कि भाई ऐसा नहीं होगा। वेदर दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल डिदरिंग, यानी कि ये जो है, ये डिदरिंग का मतलब क्या होता है, यानी मन की एक ऐसी अवधारणा की जिसमें हम तय नहीं कर पाए, कभी कभी मन करता है यार ये करे, कभी मन करता है वो करे, है ना, कभी बोलता है यार चलो ऐसा करते हैं, चलो कपड़े की दुकान खोलते, कुछ समय के बाद बोलता है नहीं यार इसमें ज्यादा वो नहीं है, हम ऐसा करते हैं ग्रोसरी शॉप, किराना की दुकान खोल लेते हैं। तो ये जो मन की स्थिति होती है ना, कभी इधर कभी उधर, उसको बोलते हैं हम डिदरिंग। तो जो डिदरिंग स्थिति करे कि नहीं करे, इस पे वो कह रहे थे कि ये वाली स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन क्या बोल रहा है, ब्यूरोक्रेटिक बंगलिंग। अब देखिए, ये ब्यूरोक्रेटिक मतलब आधिकारिक तौर पर जो नौकरीशाही लोग हैं, इन्होंने क्या किया कि घपला करते गए, क्या, आर इल इन्फॉर्म्ड लीगल एडवाइजेस, या फिर जो गलत एडवाइजेस है उसका यूज, उसको उसमें बदलते गए। और द सोर पॉइंट, इस सोर पॉइंट का मतलब क्या होता है, दुखती नस, भाई किसी की तकलीफ है, आप उसके ऊपर हाथ रख दो तो उसको तो ज्यादा तकलीफ होगी, तो उसे ही बोलते हैं हम दुखती नस। तो किसी की गलत चीज जो वो छुपाना चाह रहा है, आप उसके ऊपर बात कर लो, तो उसको बोलते हैं हम दुखती नस, यानी शोर पॉइंट। तो सोर पॉइंट फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स रिमेन्ड ऑन द स्टेच्यू, मतलब वो उसके बाद भी ये जो दुखती नस है ना, ये स्टेच्यूट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कानून। तो स्टेच्यूट मतलब वहां पर ये अभी भी जैसी की वैसी बरकरार है, रिमेन है ना, बनी बनी हुई है ये समस्या, ये सोर पॉइंट अभी भी बना हुआ है। दिस शुड नाउ लीड टू का मतलब होता है किसी चीज को कहीं लेकर जाना, तो कहां लेकर जाना, ए फॉर्मल, कह रहा है ए फॉर्मल ब्यूरियल ऑफ मैटर, कि भैया अब ये ना इसको अंत की तरफ लेकर चलो यार, ये बहुत लंबा समय हो गया, यानी कि अब खत्म करने लायक हो गया, इसको छोड़ो, अब इसको और मत खींचो। ये वाला जो मामला है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात दरअसल हम बात कर रहे हैं किसकी, भैया हमारी जो बातें चल रही है कुल मिलाकर हम वो टैक्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं, कि जो रेट्रोस्पेक्ट है, तो जो रेट्रोस्पेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव जो प्रोविजन बना था टैक्स के ऊपर, उस नियम को हटाने की बात कर रहे हैं, तो इसको फॉर्मल ब्यूरियल ऑफ मैटर हो गया ये, मतलब अब भैया ये खत्म करने लायक हो गया, है ना। दैट, अब क्या देखिए कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे, कि दैट कॉस्ट, भाई कह रहा है कि दैट कॉस्ट इंडिया डियर, डियर का मतलब वैसे तो एक प्यारा भी होता है ना, इसका मतलब महंगा भी होता है, तो कह रहे हैं कि महंगा पड़ जाएगा भैया भारत को, ही इसकी कीमत भारी पड़ेगी, किसको, भारत को। चलिए भाई, बोले यार ये हटा लो, नहीं तो इसकी कीमत भारत को बहुत महंगी चुकानी पड़ी है। नहीं नहीं, हैज कॉस्ट बोल दिया ना, चुकानी पड़ी है भाई, इसके लिए भारत को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत मतलब इसके लिए बहुत महंगा पड़ गया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, कि इन कैरन्स केस, कैरन के भी केस में यही हुआ था, द टैक्स डिपार्टमेंट बिगेन एक्शन इन जनवरी 2014, कि टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, 2014 में जैसे ही वो लागू हुआ तो उन्होंने ये अपना एक्शन लेना चालू कर दिया। बट द असेसमेंट ऑर्डर्स वर पास्ड, अब देखिए भाई क्या कह रहा है, कि ये जो ऑर्डर है ना ये पास हो गए थे, एंड इट्स शेयर्स होल्डर ऑफ टू रिकवर रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, परंतु यार ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स देने के लिए जो उसके शेयर होल्डर थे उनको भी उठाना पड़ा भाई, ये ड्यूज अंडर दिस रेजिमी इज वॉच, ये जो शासन जो लग गया था ना इसके अनुसार, पेंडिंग इंटरनेशनल एर्बिट्रेशन। देखिए एर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है बीच में मध्यस्थता करना, और बीच में बात करना जो है वो स्टॉप ही हो गया, रुक गया, मध्यस्थता को स्टॉप ही कर दिया, पेंडिंग कर दिया, है ना, इंटरनेशनल के रूप में, यानी कि पूरे विश्व के जो देश है सब लोग ने मिलकर इसके ऊपर जो मध्यस्थता करना था तो उसको पेंडिंग कर दिया। बाय दिसंबर 2020, कह रहा 2020 के दिसंबर में, द वोडाफोन एंड कैरन आर्बिट्रेशन केसेस हैड बीन लॉस्ट एंड इन्वेस्टर्स होप्ड, ये तो लॉस्ट हो गया भाई, कौन, वोडाफोन, वोडाफोन का और कैरन, कैरन का, है ना, तो क्या हो गया, ये जो इन्वेस्टर्स थे इनकी जो उम्मीद है अब ये गवर्नमेंट को लेकर, वुड अबाइड बाई, यानी कि फॉलो करने वाली थी, कि उसको पालन करने की थी, कि द लीगल प्रोसेस एंड क्लोज द
शॉर्टेड चैप्टर कि उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये इतना घटिया जो शॉर्टेड मतलब कोई चीज बहुत खराब हो बहुत घटिया हो जिसमें छल कपट हो है ना वो ऐसे इस मुद्दे को इस चैप्टर को वो बंद कर देगी कौन गवर्नमेंट इंस्टीट परंतु इसके बजाय भाई बंद करने के बजाय अपील्स वर फाइल्ड परंतु उन्होंने तो एक केस को फाइल कर दिया फिर से कोर्ट में डाल दिया कि भैया उस चीज को कैसा करे वो पैसा नहीं दे रहे जमा नहीं कर रहे पैसा देना पड़ेगा उनको टैक्स भरना पड़ेगा और ये वाली फाइल उन्होंने फिर से उसमें मतलब अपील के लिए डाल दी विथ द गवर्नमेंट असर्टिंग एज रिसेंटली अब गवर्नमेंट क्या है भैया ये दावा कर रही है क्या दावा कर रही है रिसेंटली एज मैं दैट इट वुड विगोरसली डिफेंड और ये डिफेंड कर रहे हैं अपना बचाव भी कैसे कर रही है बड़ी तगड़ी रूप से इट्स सॉवरेन राइट कह रहा है कि वो राजा का अधिकार होता है भाई है ना शासक का अधिकार होता है कौन सा अधिकार होता है कि टैक्स तो लेना है उसको एंड हैड नेवर एग्रीड टू आर्बिट्रेट अ नेशनल टैक्स डिस्प्यूट और ये जो राष्ट्रीय टैक्स है ना इसके ऊपर किसी भी प्रकार का मतलब कोई मध्यस्थता नहीं चलेगी भाई क्या कौन सी मध्यस्थता कि इस टैक्स को मना करने के लिए कोई बीच बचाव नहीं करेगा ऑन फ्राइडे अभी शुक्रवार की बात है मिसेस सीतारमन ने कहा है कि सैड द गवर्नमेंट वाज वेटिंग फॉर कि ये जो सरकार है वो वेटिंग कर रही थी फॉर दोज केसेस टू रीच देयर लॉजिकल कंक्लूजन कि वो अपने लॉजिकल जो है तर्क संगत निष्कर्ष पर वो पहुंचे नाउ दैट दे हैव द बीजेपी इज फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट और अब ये जो टाइम है क्या था कि बीजेपी को ना अपनी फुलफिलिंग करना था अपने कमिटमेंट अपने वादे को उन्होंने किया था कि इसको हटा देंगे इंटेरोस्पेक्टिव जो टैक्स का प्रोविजन आया था उसको हटा देंगे पर क्या दैट इट डज नॉट बिलीव इन रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन परंतु इस पर कोई मतलब उनको मतलब ही नहीं निकल रहा है इट डज नॉट बिलीव मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कुछ करे इफ दैट वर इंडीड द केसेस जब ये यही सच है तो द गवर्नमेंट कुड हैव इंट्रोड्यूस दीज चेंजेस तो फिर अभी तक के तो यार कुड हैव मतलब क्या है कि काम कर देना था शिकायत का भाव जहां होता है वहां कुड हैव थर्ड का यूज करते हैं तो गवर्नमेंट कुड हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज चेंजेस कि भाई जो सरकार है वो अभी तक क्या कर सकती थी कि जो बदलाव है उसको बजट में पास कर सकती थी तो बजट इन इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग मोर लीगल रिसोर्सेज ऑफ फिलिंग अपील्स और उसके बजाय उसको अपील नहीं करना था तो उसने क्या किया इसको हटाने के बजाय क्या किया उसको उसकी अपील डाल दी कोर्ट में है ना तो भाई तुम तो हटा सकते थे ना तुमको दिक्कत क्या थी हटाए क्यों नहीं उसको जो चेंजेस है जो नया कानून है वो आप ला सकते थे पर वो लाए नहीं तो इसी बात पर ये आर्टिकल बना हुआ है हम पीछे आ गए आगे चलते हैं हाँ रिसोर्स ऑन फिलिंग अपील्स अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इट इज कह रहा है इट इज क्वाइट क्लियर यू टर्न हैज बीन प्रॉम्प्टेड बाय कैरन एनर्जीज रिलेंटलेस परस्यूट टू एनफोर्स द आर्बिट्रेशन अवार्ड देखिए भाई अब ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उसको हटा देना था आपने खुद ने कहा था भाई बीजेपी पार्टी ने अपनी पहले ही कह दिया था कि ये जो टैक्स है ये गलत है इसको नहीं लगाना चाहिए पर वो लगा रही है तो पहले ही कह दिया था तो इसको तो हटा देना था तो आरडीबीएसवी आर्बिट्रेशन अवार्ड मतलब कह रहे हैं कि ये जो चीज है इसको लगातार आप बिल्कुल कठोर मन से इसको लागू ही रहने दे रहे हैं ये तो स्पष्ट है कि आप ये करना नहीं चाहते दैट इट हैज sought to get एयर इंडिया लेबल्ड एज द गवर्नमेंट्स अल्टर ईगो यहां तो भैया गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई अभी ईगो की बात होगी सुधार करने में है ना कि ये तो ईगो पे बात आ गई कि यार सुधार करना है कि नहीं करना है ना क्रिएटिंग फ्रेश डाउट्स फॉर द एयरलाइंस पोटेंशियल बायर्स और एयरलाइंस के पोटेंशियल बायर्स है ना इसके लिए भी बिल्कुल नए ताजे अब डाउट्स आ गए हैं मन में कि अब क्या होगा एंड अ फ्रेंच कोर्ट हैज परमिटेड टू फ्रीज इंडियन असेट्स इन पेरिस और पेरिस में ना क्या हुआ मतलब वो जो फ्रेंच की जो कोर्ट है ना हाँ उसने भी फ्रीज कर दिया भैया इंडिया असेट्स को कि मस्ट बी सिग्निफिकेंट ट्रिगर्स whether can will break down from those claims of forfeit the interest and damages भाई जो इंटरेस्ट है जो डैमेजेस है ये किसके लिए हुआ कैरन के लिए हुआ कि फिर चाहे वो इसको मतलब बैक डाउन मतलब वो गिर क्यों ना जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं है कह रहे कि ये अधिकार में लेना है इसको जब्त कर लेना है उस कंपनी को पूरी एज ऑफ एज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट टू क्लोज द चैप्टर मतलब और गवर्नमेंट ने ये ऑफर किया कि भैया ये जो चैप्टर है ना इस चैप्टर को आप क्लोज करो इसको बंद करो इसको इसके बारे में बात ही मत करो मतलब वो ध्यान ही नहीं देना चाह रही है वो जो इंट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है उसके ऊपर वो कोई विशेष मतलब कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं करी जबकि उन्होंने कहा था कि विल लाइकली डिपेंड ऑन
इट्स इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, उनके ये जो चीजें है वो उनके शेयर होल्डर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगी, वो उनके कहने का मतलब। आगे कह रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, यानी इसका परिणाम चाहे जो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि ग्लोबल कैपिटल इज अनलाइकली इमीडिएटली फॉरगेट द एड हॉक अप्रोच टू द क्रिटिकल पॉलिसी इशू एंड रस इन। कह रहे कि भाई जो ग्लोबल कैपिटल है वो तुरंत फॉरगेट, वो भूल गई है जो महत्वपूर्ण काम था, एडहॉक मतलब जो कि खास महत्वपूर्ण था, ऐसी अप्रोच को वो भूल गई है। और टू दिस क्रिटिकल पॉलिसी, ये जो क्रिटिकल पॉलिसी है ना इस मुद्दे के खिलाफ, बी इट फ्लक्चुएटिंग ट्रेड, टैरिफ्स आर शिफ्टिंग जीएसटी रेट्स एंड रूल्स। मतलब वो क्या कर रही है, फ्लक्चुएटेड मतलब उतार चढ़ाव इसमें हो ही रहा है, किसमें भाई, जीएसटी में, उसकी दरों में, उसके रूल्स में। इंडिया नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट ग्रेटर क्लैरिटी, अब डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन करना, उसको दिखाना है, ये समय आ गया भैया। इन अब भारत को जरूरत है कि वो प्रदर्शित करे, वो सामने दिखाए ग्रेटर क्लैरिटी की, एकदम स्पष्टता और कंसिस्टेंसी, है ना। कह रहा है कि वो पूरी तरह दिखाए इन पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड टू फिक्स इट्स ब्रोकन क्रेडिट। अब जो विश्वास टूट गया ना लोगों का बीजेपी से या फिर जिस भी चीज से, तो वो विश्वास को बरकरार रखने के लिए, टूटे हुए विश्वास को फिक्स करने के लिए, सही करने के लिए उसे जरूरी है कि वो एकदम क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी का प्रदर्शन करे। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, कि भाई बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ गया ना बहुत सारी कंपनियों को, जिसकी वजह से कई कंपनियों ने तो अपना काम ही बंद कर दिया, है ना, कई बहुत पीछे आ गए, पिछड़ गए। तो इसलिए इस प्रकार से आर्टिकल, ये जो एडिटर है हमें आर्टिकल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। ये स्पोकन के वे से भी है, कुछ फ्रेजेस से देखते हैं। पहली फ्रेज है हमारी कि वॉक द टॉक। वॉक द टॉक, इसका मतलब भाई जो कहे वही करो, जो कहा जाए वही किया जाए। मतलब वो एक फिल्म है ना अक्षय कुमार की, जिसमें कहते हैं कि मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं, है ना। तो ये वही है कि आई ऑलवेज वॉक द टॉक, मैं जो कहता हूं मैं वही करता हूं, तो उसको बोलते हैं हम आई ऑलवेज वॉक द टॉक। और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डिसऑनेस्ट पर्सन, ये दिया हुआ है नीचे, देखिए, ये डिसऑनेस्ट पर्सन नेवर वॉक्स द टॉक, यानी जो बेईमान लोग होते हैं ना, ये वॉक्स द टॉक नहीं होते, यानी अपनी बातों पर नहीं टिके रहते हैं, ये बोलते कुछ है और करते कुछ है, जो बोलते वही करना, तो वॉक्स द टॉक। और डू नॉट वॉक्स टॉक मतलब जो बोलो वो मत करो, है ना, नेगेटिव हो गया उसका। नेक्स्ट इज ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, ये इसको पहले मैं हटा देता हूं। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट जरा, हाँ, क्या कह रहे हैं भाई, ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। ब्रिंक ऑफ कोलैप्स का मतलब होता है एकदम मतलब खत्म होने की कगार पे आ जाना, खत्म होने की कगार पे आ जाना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि द प्रॉब्लम, ये जो समस्या है, इज गोइंग टू बी, अब ये होने वाली है, कैसे, एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, खत्म होने वाली है, एकदम खत्म होने की कगार पर आ गई है। इट इज क्वाइट क्लियर, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, पूरी तरह स्पष्ट है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि इट इज क्वाइट क्लियर, पूरी तरह स्पष्ट होना। इट इज क्वाइट क्लियर दैट यू द कल्प्रिट, कि तुम हो वो कल्प्रिट, कौन सा कल्प्रिट, दोषी, वो गलती करने वाले, हु कमिट दिस एक्ट, जिसने ये काम किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और इनका आप अपने रोजमर्रा की स्पीकिंग में भी यूज करें। तो तीन चीज हो गई हमारे यहाँ पर कि वॉक द टॉक, ब्रिंग ऑफ कोलैप्स एंड इट इज क्वाइट क्लियर। ये क्वाइट क्या है भाई, देखो इसका क्वाइट को समझते हैं हम। ये जो क्वाइट है जब किसी के साथ लग जाता है, जैसे क्लियर, यानी कोई चीज तो क्लियर है भाई, साफ है, इसके साथ हमने क्या किया, क्वाइट लगा दिया। इस क्वाइट को लगाने का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से बता रही है ना, एकदम पूरा, उसको बोलते हैं हम क्लियर। क्लियर तो मतलब साफ है, ठीक है, लेकिन क्वाइट क्लियर है ना, पूरी तरह से साफ है। तो किसी चीज को एकदम स्पष्ट पूर्ण रूपेण करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्वाइट का यूज करते हैं। चलिए भाई, तो आज का सेशन तो हमारा खत्म हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आपको आज का सेशन, जरूर कमेंट्स में, जरूर आप, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, और बड़ी बेसब्री से मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो आप कमेंट्स करें,
और दोस्तों अपने दोस्तों से इसे शेयर जरूर करें। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। दोस्तों इसी प्रकार हम अगले आर्टिकल के साथ फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।